ओके सर सही है। हमने सेल क्या का क्या पढ़ लिया? सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल वगैरह सब पढ़ लिया था अपन ने, सर्किट सॉल्विंग पढ़ ली थी आई थिंक। सर सर्किट सेल का सॉल्व, पढ़ लिया था सीरीज, अच्छा सेल का सीरीज सीरीज पैरेलल भी पैरेलल। पढ़ लिया था अपन ने, वेरी गुड। तो सेल यस का सर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो सारे कॉन्सेप्ट अपन ने देखी है। ठीक है, अब हम आज यस पढ़ने सर। वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या पढ़ने वाले? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, हमने पढ़ा है जब भी किसी मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, जब किसी मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली उसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, ये हिंडर्ड मोशन है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना चाहते हैं, पर बार बार कोलिजन की वजह से वो अपनी गेन एनर्जी जो हुई है उसको लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने एक पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम आता है, एवरेज टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो पाता है, उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। याद आ रहा है क्या ये सब आपको? यस सर, टाउ। है ना? हाँ, तो अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, फिर टकराकर फिर उसने अपनी एनर्जी गेन करी भी, लूज कर दी। तो बार बार है ना जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है वो लूज कर रहा है, और ये जो लूज हो रही है एनर्जी वो हीट के फॉर्म में है जनरेट होती है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है आर, उस कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है आर, तो इसमें लगातार हीट डेवलप होती है। हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है आई इंटू आर, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है। जो उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है आई इंटू आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यूनिट चार्ज को मैं अगर यहां से यहां क्रॉस कराऊंगा, यूनिट चार्ज को यहां से यहां क्रॉस कराऊंगा, तो इतना उसका जो एनर्जी में चेंज होगा उसको मैं लिख सकता हूं क्यू डेल्टा वी लिख सकता हूं। एनर्जी का चेंज फॉर यूनिट चार्ज इज डेल्टा वी। और क्यू चार्ज के लिए लिख सकता हूं क्यू वी। ऐसा आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इफ चार्ज dq flows through dv potential difference, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई चार्ज को अपन पोटेंशियल डिफरेंस से लेके जाए तो हमें जो वर्क करना पड़ता है वो हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर कोई पूछे पावर क्या सप्लाई करना पड़ेगी, तो पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन मतलब मैं वर्क बाय टाइम लिख सकता हूँ। तो वर्क बाय टाइम लिखा मैंने, dt टाइम में मान लो dq चार्ज किया था, तो आप देख सकते हैं dq बाय dt को मैं लिख सकता हूँ अब i। तो इस तरह से मेरे पास आ गया कि जो पावर डेवलप हो रही होगी रजिस्टर में, जो रजिस्टर में पावर डेवलप हो रही वो ना कि उसमें फ्लो करने वाला करंट इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस। So when a resistor carries a current, when a resistor carries a current, it have some potential drop, and due to this potential drop, if charge is flowing through it, some work is done, and that work done per unit time or the power delivered to the resistor per unit time is I delta V। जो रजिस्टर को पावर दी जा रही है वो इतनी है, और ये पावर क्या होता है, रजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराकर इसे हीट के फॉर्म में डेवलप करते हैं। तो यही जो पावर रजिस्टर में जा रही है वो हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। दिस इज द हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम। वह जाता हमारे पास पावर इन रजिस्टर, इसको अपन आई इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन है ना आई बाय आर भी लिख सकते हैं, सॉरी आई इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो उसको आप आई इंटू आर लिख दो तो ये हो जाएगा। या पोटेंशियल डिफरेंस को मान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिखा आपने, तो उसको वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हो आप। अगर आप आई को वी बाय आर कर दो तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। सही है क्या? ये समझ में आया अपन ने क्या बात करी यहाँ पे? यस सर। ठीक है, whenever चार्ज फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर, रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कुछ पावर दी जा रही है रजिस्टर को। कितनी पावर दी जा रही है? चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल ड्रॉप। ये वर्क हो गया, इसको टाइम से डिवाइड करा तो पावर आ गया। तो पावर क्या दी जा रही है हमें? करंट इनटू पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इनटू पोटेंशियल ड्रॉप। और जो भी पावर हम सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्स में, वो पावर का क्या कर रहा है, वो एक्चुअली उसमें हीट के फॉर्म में डेवलप हो रही है। बार बार अंदर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और सिस्टम में हीट एनर्जी जनरेट होती है। So the heat energy generated in resistor per unit time
इस आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। अब आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना चाहिए तो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन कैसा दिया गया है। आपको कई बार जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना वो पावर को कंपेयर करने के दिए जाते हैं, दो रजिस्टर है उनमें पावर को कंपेयर करने के क्वेश्चन दिए गए, तो वहां आपको है ना देखना चाहिए कि दोनों में क्या कॉमन है। अगर रजिस्टर में करंट कॉमन है तो आप आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से सोचोगे कि पावर कंपेयर करेंगे। रजिस्टर्स में पोटेंशियल कॉमन है तो वी स्क्वायर बाय आर से सोचेंगे, और दोनों ही अगर अलग है तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो पावर। समझे? तो आपको दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो दोनों को याद रखना। चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहले एक छोटा सा, मान लीजिए 5 वोल्ट का सेल है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अपन रेजिस्टेंस 10 ओम का ले लेते हैं, या थोड़ा आसान करता हूँ मैं, नंबर ऐसा लेता हूँ जिससे आसान हो जाए। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 3 ओम का है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम इसका, 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप बताइए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर क्या डेवलप हो रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, करिए। पावर इन 3 ओम रेजिस्टेंस ये पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन, करिए। थ्री। चलो चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे करंट निकालो सबसे पहले। पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर करना है या वी स्क्वायर बाय आर करना है, तो करंट निकालो सबसे पहले। तो करंट निकालते हैं, यहाँ क्या आएगा, करंट आ जाएगा 5 वोल्ट का सेल है और टोटल रेजिस्टेंस 2 और 3 5 होने वाला है। देखिए 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसका मतलब इस रजिस्टर में भी 1 एम्पियर का करंट होगा। तो रजिस्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट है तो उसमें जो पावर डिलीवर होगी 3 ओम के रेजिस्टेंस में वो होना चाहिए आई का स्क्वायर इंटू आर, तो 3 आ जाएगा, और जूल पर यूनिट टाइम मतलब वॉट में बोल सकते हो आप पावर। भाई एसआई में सारा डाटा लेंगे तो अपन एसआई में पावर का यूनिट वॉट हो जाता है, तो पावर इन तीनों 3 वॉट आ जाएगी। चलिए, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। है ना? यस सर। अब मैं इसी क्वेश्चन को वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर दे देता, मान लीजिए इसको मैंने बोला ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब अगर मैं पूछता आपसे, बताइए पावर क्या आएगी, तो क्या आंसर देते आप मुझे? बहुत छोटे से चेंज करे ना मैंने, बताइए पावर क्या आएगी? सर करंट हो जाता ई बाय आर प्लस आर, हाँ, और फिर सर उस हिसाब से इसमें आई आई स्क्वायर आर इंटू हाँ, पावर इन रेजिस्टेंस आर हो जाती करंट का स्क्वायर इंटू आर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये क्या आ जाता, मैं इसको अच्छे से लिख दूं अगर, तो ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये मेरे काम की चीजें, इसको लेके मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, पर अभी थोड़ा सा कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस में तो करंट जा रहा है, तो कुछ उसमें भी तो पावर डिलीवर हो रही है ना, बताइए कितनी पावर आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस में? आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। बिल्कुल सही, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कर देंगे। अच्छा, इन दोनों को पावर कौन दे रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है पावर? बैटरी सर। बैटरी सर, वेरी गुड, पोटेंशियल बैटरी। डिफरेंस। देखिए बैटरी में क्या हो रहा है कि करंट जो है, चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है, तो लो टू पोटेंशियल हाई पोटेंशियल जाने में चार्ज को पावर मिल रही है। कौन दे रहा है, कौन लेके जा रहा है? ये सेल, सेल कुछ पावर दे रहा है। तो असल में यहाँ सारी पावर जो सप्लाई करने का काम कर रहा है वो है सेल। कोई पूछे सेल कितनी पावर दे रहा है, तो वो निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सेल का ईएमएफ इनटू सेल से फ्लो करने वाला करंट। अगर करंट सेल की डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव पावर, उल्टा जाए तो नेगेटिव पावर।
तो आप सेल की पावर हमेशा निकाल सकते हैं सेल का ईएमएफ इनटू सेल से फ्लो करने वाला करंट। तो करंट की डायरेक्शन सेल की डायरेक्शन में ही है तो उसे पॉजिटिव लेना, उल्टा हो तो नेगेटिव ले लेना। तो ये अगर निकाले कोई तो आ जाएगा मेरे पास ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। देखो ये आएगा ना, ये करंट को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ई में तो है ना। चलो अब आप एक चीज चेक कर सकते हो कि जो सेल पावर दे रहा है उतनी ये दोनों ले रहे हैं। इन दोनों की पावर का सम करके देखो ये बराबर आएगा। चेक करो देखो आ रहा है क्या। यस सर, आ रहा है। आ रहा है। चलो तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है कि असल में सेल ही पावर दे रहा होता है पूरे सर्किट में। सेल ने जो पावर दी वही दोनों ने ली। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो सेल के अंदर ही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो भी पावर जा रही है क्या वो हमारे कुछ काम की है? सेल के अंदर जो पावर खर्च हो गई वो हमारे कुछ काम की है? नो सर। कोई काम की नहीं, वो तो अंदर ही खर्च हो गई। हमने तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, इसमें जो पावर आएगी वो हम कुछ यूज कर सकते हैं। तो हमारी यूजफुल पावर तो ये है। अच्छा ये जो यूजफुल पावर है ये देखिए ये आर पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल आर पे। आर नीचे भी है, यहाँ पर ऊपर भी कैपिटल आर, नीचे भी कैपिटल आर और नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर है ना। मान लो कैपिटल आर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो क्या आएगी पावर? कैपिटल आर 0 जैसा होगा तो क्या आएगी पावर? 0 सर। 0 आएगी। और कैपिटल आर बहुत बड़ा होगा तो क्या आएगी पावर? बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बड़ी नहीं तो आएगी। भी 0 आएगी सर। हाँ देखो नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर बनने वाला है नीचे, है ना। यस सर। नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर बनने वाला है। अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है तो मैं Yes, स्मॉल आर sir. को निग्लेक्ट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर को निग्लेक्ट कर दिया मैंने तो मेरे पास बन जाएगा ई स्क्वायर बाय कैपिटल आर। तो वो फिर से 0 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो पावर मिल रही है रेजिस्टेंस आर में वो तो कुछ ऐसे वेरी कर रही है कि आर की छोटी वैल्यू के लिए भी कम, बड़ी वैल्यू के लिए भी कम, ऐसा कुछ होना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर है, जो हमारी यूजफुल पावर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो पावर है वो कुछ इस तरह से वेरी करती है विद वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है, किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए मैक्सिमम है। दिख रहा है क्या आपको? किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी अब अपन को बताना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके 0। बहुत बढ़िया, कौन करेगा ये? Will do it, sir. वेरी गुड। समझ ही गया था आप ही कर दोगे, मुझे तो लग ही रहा था। यस सर। स्मॉल आर के इक्वल आ गया सर। स्मॉल आर के इक्वल आ गया, वेरी गुड। अगर आप ढूंढे कि रेजिस्टेंस की किस वैल्यू पर हमें पावर मैक्सिमम मिलेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है तब पावर मैक्सिमम आती है। और मैक्सिमम पावर हो जाती है, दोनों को अगर बराबर लिख दोगे तो ई स्क्वायर बाय 4r इतनी आती है। फॉर मैक्सिमम पावर इन आउटपुट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल है वो इंटरनल के बराबर होना चाहिए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफसेट। ये जो चीज पढ़ी अपन ने अभी इसे बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एमपीटीटी। एमपीटीटी, एमपीटीटी का मतलब होता है मैक्सिमम
ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको अगर पावर डिलीवर कराना है किसी दूसरे सर्किट से, दो सर्किट आपके पास, एक सर्किट जिससे पावर आ रही है उसको किसी में देना है आपको, तो ये मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाए, यहां से ज्यादा पावर आप उधर दे पाओ, इसके लिए इनके रेजिस्टेंस मैच करना चाहिए। ये सर्किट जिससे पावर देना है और ये सर्किट जिसको पावर लेना है, दे शुड मैच इन रेजिस्टेंस, तभी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो पाती है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब एसी सर्किट्स की बात करेंगे तो वहां इंपेडेंस शब्द यूज करते हैं, अपन इंपेडेंस को यूज करते हैं, वहां हम इंपेडेंस को मैच कराते हैं। या ये इंपेडेंस पता होगा आपको, आई थिंक, क्योंकि आप तो 12th पढ़े हुए बच्चे, तो Yes, जब sir. एसी की बात करते हैं तो वहां इंपेडेंस मैच होना चाहिए। फिर अगर मैं अपने उसकी बात करूं, अपने जैसे कि मुझे पावर ट्रांसफर करना है वायरलेसली इन अ मोबाइल, मोबाइल को मुझे चार्ज करना है बाय वायरलेस चार्जर, तो वायरलेस चार्जर से मैक्सिमम पावर वायरलेसली मोबाइल में जाए, इसके लिए भी इनकी इंपेडेंस मैच होना चाहिए। वायरलेस में ईएम वेव जब सेंड करेंगे अपन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ईएम वेव सेंड करते हैं, तो वहां पर भी जब अगर इंपेडेंस मैच करेगी, जो इनपुट सर्किट है और जो आउटपुट चीज है, तब वहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पाती है। तो ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ना, ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है जो अपन ने पढ़ा है, बहुत वर्सेटाइल थ्योरम है, आपको कई जगह यूज करना पड़ता है इस थ्योरम को। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का? यस सर। चलिए याद रखिएगा इस चीज को कि एक सर्किट से आपको मैक्सिमम पावर इस सर्किट में भेजना है, इस रेजिस्टेंस में भेजना है, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू मैच करना चाहिए, तभी हो पाता है। तो ये अपन ने पढ़ा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अच्छा, हर सर्किट की अपन एक इफिशियंसी डिफाइन कर सकते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि देखिए, सेल ने जो पावर दी थी वो तो इतनी थी, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर जो मिली वो इतनी है। सेल एनर्जी इतनी दे रहा है पर यूनिट टाइम, पर आपको इतनी मिल रही है, तो आपको जो एनर्जी मिली डिवाइड बाय जितनी थी, ये एफिशिएंसी होगी। हम हर सर्किट की एक एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ एफिशिएंसी अपन डिफाइन करेंगे, पावर जो आउटपुट में मिला डिवाइड बाय जो पावर इनपुट हुआ था। आउटपुट पावर मतलब कि जो आपको एक्सेलरेशन से पावर मिल रहा है, और सेल ने जो पावर दिया वो असल में इनपुट पावर। अगर आप ये रेशियो लो तो आपको मिलेगी एफिशिएंसी की वैल्यू। आप रेशियो ले सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, तो आप अगर ये रेशियो ले लोगे तो आपको पावर ये मिल जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास, मेरे हिसाब से R/R+R। ठीक है, इफिशिएंसी एक अलग चीज है। इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि भाई मेरे सेल ने जो पावर दी उसका कितना बाहर गया और कितना अंदर ही रह गया, इसको बोलते हैं इफिशिएंसी। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब क्या हुआ, मुझे ज्यादा से ज्यादा पावर लेना है सेल से और मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग चीज है। इफिशिएंसी मैक्सिमम होना डजंट मीन कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर मैक्सिमम मिल रही है। बात समझ में आ रही है आपको? सर, इफिशिएंसी का मतलब, हाँ, इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगी तो पावर भी मैक्सिमम हम कह सकते हैं ना? नहीं नहीं, यही तो बोल समझा रहा हूँ मैं कि गलत है, यही तो समझा रहा हूँ मैं गलत है। देखिए, एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए क्या करना है आपको, आप कैपिटल आर को बहुत बड़ा कर दो तो ये 1 हो जाएगा रेशियो, यस सर। है ना। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए कैपिटल आर आपको बहुत बड़ा चाहिए, बहुत एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा ले लो तो आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। इसका मतलब आप सेल से जो पावर ले रहे हो उसका ज्यादा आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आ रहा है, सेल जो पावर दे रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या हो रही है कि पावर जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को मिल रही है बहुत कम मिल रही है, समझे। पावर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रही है बहुत कम मिल रही है, समझे बात। आप इस तरह से सोचो, मेरी बात सुनो, इस तरह से सोचो, आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, आपके पास 2 वर्कर्स है, दोनों वर्कर है ना कपड़े सिलने का काम करते हैं, दोनों वर्कर कपड़े सिलते हैं। अब एक वर्कर जो है वो पूरे दिन भर में एक कपड़ा सिलता है, एक ही शर्ट सिलता है, और पूरे दिन में एक ही शर्ट सिलता है, लेकिन 100% सही सिलता है, कोई गलती नहीं करता, वो जरा भी गलती नहीं करता, बिल्कुल भी गलती नहीं करता वो। दूसरा जो आदमी है वो पूरे दिन में 1000 शर्ट सिलता है, उसमें से 10 खराब करता है, 1000 या 20 खराब करता है, मान लो या 50 खराब करता है। ठीक है, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा इफिशियंट है काम करने में, कौन इफिशियंट है ज्यादा? सर 1000 शर्ट वाला। वो इफिशियंट थोड़ी है, वो तो खराब ज्यादा कर रहा है।
आप देखोगे पहला आदमी जिसने एक ही शर्ट सिला वो तो ज्यादा Yes, अच्छा है sir. ना, उसने बिल्कुल खराब फर्स्ट नहीं वाला. किया। फर्स्ट वाला एफिशिएंट तो ज्यादा फर्स्ट वाला है ना। यस यस सर. सर, एक्यूरेसी ज्यादा है सर। हाँ, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। पर क्या आपके काम का है वो? नो सर। है ना। तो दिक्कत वही है। यहाँ क्या हो रहा है, जब आप इफिशियंसी इधर जो इफिशियंसी का मतलब है उसमें क्या हो रहा है कि जब आपको ज्यादा से ज्यादा पावर आउटपुट में मिल रही है कंपेयर टू इनपुट, भाई इनपुट के कंपेयर में आउटपुट में पावर ज्यादा मिल रही है, पर दिक्कत क्या है कि बहुत कम मिल रही है। तो आपको अच्छा नहीं लगता इससे कम पावर मिलना, आपको चाहते हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर आए। इसके लिए भले इफिशियंसी कम हो जाए लेकिन इसमें पावर ज्यादा चाहिए आपको, उसके लिए आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज करते हो। समझे? जब ये बराबर होंगे तो इफिशियंसी क्या आएगी? 50% होगी। समझ रहे हो? सिर्फ 50% इफिशियंसी Yes, है, sir. मतलब सेल जो पावर दे रहा है उसका 50% भी बाहर मिल रहा है, लेकिन ये चीज है कि भाई जो पावर मिल रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वो ज्यादा मिल रही है। समझे? Yes. ठीक है, तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो शायद। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग चीज है। चलिए, तो एक तो कॉन्सेप्ट समझा अपन ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। इस पे भी कई क्वेश्चन आते हैं देखो। जैसे कि कोई सर्किट दे दिया, इधर एक बैटरी और उसका इंटर रेजिस्टेंस दे दिया, अब पूछ लिया इस सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि पावर मैच कर जाए या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो इस पे भी क्वेश्चन कई मिलते हैं अपन, वो तो देख ही लेंगे अपन। फिर इफिशियंसी का कुछ और जगह पर भी कुछ मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है वो थोड़ा एक दो जगह और समझते हैं अपन। देखो, ये सब कॉन्सेप्ट हो चुका है, इसको मैं हटा रहा हूं। आजकल ठंड के दिन है और अब सब लोग आजकल तो गीजर वगैरह यूज कर ही रहे होंगे, या वो इमर्शन रॉड जो आती है पानी गर्म करने के लिए वो यूज कर रहे होंगे आई थिंक। मुझे नहीं यस लगता कि सर। कोई होगा जो ठंडे पानी से नहाता होगा। ठीक है, तो आपके जो भी वो इमर्शन रॉड या जो भी गीजर है वो क्या करते? पानी गर्म करते। तो पानी गर्म कैसे करते? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो सिस्टम से वो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करते हैं और फिर पानी को वो एनर्जी दे देते हैं। पानी का टेम्परेचर अगर कुछ बढ़ाया तो पानी को हीट मिली। कितनी हीट मिली? हीट को आप लिख सकते हो एम एच डेल्टा थीटा, अगर टेम्परेचर चेंज डेल्टा थीटा है तो लिख सकते हो ना ऐसा। यस सर। Yes, ठीक है, sir. अगर टेम्परेचर चेंज डेल्टा थीटा का है तो हीट एनर्जी जो मिली उसे ये लिख सकते हो आप। अब आपके इंस्ट्रूमेंट ने भी कुछ हीट कुछ एनर्जी ली है, इंस्ट्रूमेंट की जो भी पावर रेटिंग होगी उतनी उसने एनर्जी पर यूनिट टाइम ली, उसने उतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम ली। और जो हीट सप्लाई करी वो ये है, मान लो इसको करा उसने इन स्मॉल टी टाइम, तो उसने टोटल एनर्जी आउटपुट क्या दिया बताओ आपको? आपको एनर्जी आउटपुट क्या दिया? पानी का एम मास का पानी लिया, उसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ा दिया टी टाइम में, तो पानी को एनर्जी कितनी दी है बताओ, क्या लिखूं? Sir, power rating minus it. अरे इतनी एनर्जी दी ना पानी को साफ साफ। यस सर, हीट के इक्वल। भाई पानी का Yes, टेम्परेचर sir. बढ़ाने में जो हीट लगी उतनी तो पानी को एनर्जी दी। यस तो सर। आपके इंस्ट्रूमेंट का एनर्जी आउटपुट ये है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ने एनर्जी कंज्यूम कितनी करी? पावर रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की मान लीजिए पी है, तो इंस्ट्रूमेंट एनर्जी कंज्यूम कितनी करेगा? The PT minus MS delta. पीटी, पीटी पावर इनटू टाइम। कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग होती है वो इनटू टाइम उतनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है। तो आपका हीटर वगैरह इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और इतनी हीट पानी को दे रहा है, इनका रेशो या थर्मल कन्वर्जन, हीट एनर्जी का थर्मल कन्वर्जन की इफिशियंसी हो जाएगी। तो यहां पर भी एक अपन इफिशियंसी डिफाइन कर सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ हीटर टू हीट वाटर। भाई पानी को कन्वर्जन, पानी को हीट देने की कितनी इफिशियंसी उसकी, वो अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये पानी को हीट कितनी मिली अपॉन हीट कितनी उसने कंज्यूम करी, एनर्जी कितनी कंज्यूम करी। भाई हीटर करता क्या है? हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पानी को इतनी एनर्जी दी और इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ली, ये रेशो
वो हो जाएगा कि हीटर की इफिशियंसी क्या है, समझ रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जो पहले अपन ने इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट देखा था, वो इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी एनर्जी दे रहा है और सेल कितनी प्रोवाइड कर रहा था, उनका रेशो, वो कॉन्सेप्ट अलग चीज है। और यहाँ अपन क्या बात कर रहे हैं, एक हीटर की इफिशियंसी कितनी है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। एक हीटर जो पानी गर्म करता है वो कुछ एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और पानी को हीट एनर्जी देता है। तो पानी को डिवाइड बाय हीट एनर्जी जो कंज्यूम करी, जो एनर्जी कंज्यूम करी इलेक्ट्रिसिटी का, ये रेशो हीटर की कन्वर्जन की इफिशियंसी हो जाएगा कि कितना अच्छे से इलेक्ट्रिक पावर को वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी एक इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट होता है। आ रहा है समझ में ये क्या? तो ये पर्पस के हिसाब से डिसाइड हो गया इफिशियंसी। एक इफिशियंसी बल्ब की भी हो सकती है। एक लाइट बल्ब कुछ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करा उसका सब कुछ वो लाइट में कन्वर्ट नहीं करता। आप देखिएगा लाइट बल्ब जनरली गर्म हो जाते हैं, जब वो वर्क करते हैं तो गर्म हो जाते हैं, देखा होगा आपने, है ना? क्या आप चाहते हो कि लाइट बल्ब गर्म हो? भाई आपने रूम में कोई बल्ब लगाया तो आप उससे गर्म होना चाहते हो कि उससे लाइट आना लेना चाहते हो? सिर्फ लाइट लाइट सर, नहीं सर। लाइट सर। सिर्फ लाइट चाहते हैं। तो जो Yes. एनर्जी वहां पे गर्म होने में जा रही है वो तुम्हारे काम की तो है नहीं, समझे? तो हर बल्ब की भी एक इफिशियंसी होती है। बल्ब की भी एक इफिशियंसी होती है कि बल्ब कितनी एनर्जी ले रहा है और उसमें से कितनी लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। और ये इफिशियंसी बहुत कम थी पहले। आजकल अपन एलईडी यूज करने लग गए हैं। रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि एनर्जी बल्ब जो कंज्यूम करते हैं उसका ज्यादा हिस्सा लाइट में कन्वर्ट करते हैं। पुराना एक 100 वॉट का बल्ब और आज का एक 20 वॉट की एलईडी बराबर लाइट दे सकती है, समझे? 100 वॉट का बल्ब पुराना वाला जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे पुराने, है ना, जिसमें तार जैसा होता था, वो बल्ब में 100 वॉट का बल्ब लो और आज की एक 20 वॉट की अच्छी क्वालिटी की एलईडी ले लो, तो दोनों से रूम में इक्वल ब्राइटनेस, इक्वल लाइट मिल सकती है आपको। 100 वॉट का बल्ब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा और 20 वॉट का बल्ब एक सेकंड में सिर्फ 20 जूल कंज्यूम करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल डाउन हो रहा है। समझ में आया बात? Yes, sir. तो एक इफिशियंसी का मतलब ये भी होता है कि सिस्टम जो भी अपन ने डिजाइन करा है वो कितना अच्छे से डिजाइन जो करा है सिस्टम, वो उस काम को कितना अच्छे से कर रहा है। सिस्टम जो भी अपन ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बनाया है, वो कुछ एनर्जी ले रहा है और उसको कुछ कन्वर्जन कर रहा है। तो कन्वर्जन की इफिशियंसी भी एक इफिशियंसी होती है। और दूसरा एक इफिशियंसी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा। चलिए अब थोड़ा हीटर की बात चलिए तो उसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सर भैया हीटर गर्म कैसे करते हैं पानी? हाँ बोलो। सर जो हम इसे हीट दे रहे हैं वही हमारा सोर्स ऑफ पावर है ना सर? अरे उन्हें तो बहुत सामान ले लो। किसे क्या, फिर से बोलो। सर जो हम हीट दे रहे हैं वही हमारी पावर है ना सर? वही पावर के फॉर्म में फिर चीज से हो रही है ना? क्वेश्चन पूरा रिफ्रेश करो, पूरा रिफ्रेश करो, पूरा कौन से सिस्टम की बात चल रही, क्या चल रही, पूरा बताओ। सर ये जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है पावर का, प्लीज टॉक इन नाउन्स नॉट प्रोनाउंस। नाउन्स में बात करो, ये वो नहीं, ठीक है? क्या आप इस सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पर? यस सर। सर जो आप पानी के हीटर की बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, पानी का हीटर क्या करता है? पानी का हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और उसको वाटर को हीट करके वाटर में हीट एनर्जी देता है। सही है क्या? यस सर। तो हीटर जो पानी को हीट करने का काम करता है, या गीजर बोल दो या वो इमर्शन रॉड जो भी थी वो बोल दो, वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है और हीट एनर्जी देती है पानी को। हीट एनर्जी जो पानी को जो मिली वो आउटपुट हो गया और उसने इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम करी वो इनपुट हो गया। यस सर। यस सर। और कुछ इसमें डाउट आपका? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब मैं आगे की बात कर रहा था, मैं बोल रहा था अपन ने हीटर की बात छेड़ी है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हीटर के अंदर होता क्या? हाउ हीटर हीट्स वाटर, क्या होता? एनीवन?
नॉर्मली हीटर्स या जो इमर्शन रॉड वगैरह जो होती है ना, उसमें बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है। एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी क्वालिटी है कि उसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। I/R जो वो कंज्यूम करता है ना, वो मैक्सिमम पार्ट वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो इन ऑल हीटर्स एक है ना रेजिस्टेंस होता है, ऑल हीटर्स के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। अब सारे जो हीटर अपन यूज करते हैं घरों में, वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे यूज करते हैं। हम सब घरों में जो पोटेंशियल जो मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो 220 वोल्ट होता है। मतलब नॉर्मली घरों में पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है। और हर हीटर को एक आप पढ़ोगे अगर तो उसकी एक पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग है मतलब इसकी पावर कंजम्पशन क्या है। तो ऑल हीटर हैव अ पावर रेटिंग। मान लीजिए वो पी है, पावर रेटिंग पी दी है। हीटर सब घरों में अपन यूज करते, तो हर घर में जो पोटेंशियल आ रहा है मान लीजिए वो V है, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो पावर रेटिंग P वो होना चाहिए V²/R। हीटर के अंदर का रेजिस्टेंस वो निकाल सकते हैं V²/T से। हीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं V²/T से। समझ में आ रही है बात? ये सब घरों में पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल रहता है। हम सब घरों में एक ही पोटेंशियल यूज करते हैं 220 वोल्ट। तो ये V हर घर में फिक्स है। कि आपको पावर को V²/R से सोचना चाहिए। अगर किसी हीटर की पावर रेटिंग ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ जल्दी से। कम होगा सर। कम होगा, कम हो उसके अंदर का रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल सी बात यस है सर। ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो बोलेंगे आपके पास एक हीटर की कॉइल थी, उस कॉइल को अपन ने जब यूज करा तो पानी 1 घंटे में गर्म हुआ, 1 घंटे में गर्म हुआ। अब क्या करा, उस कॉइल को बीच में से काट दिया। लंबी सी कॉइल थी, उसको बीच में से काटा। अब उस आधी कॉइल को यूज करा तो पानी कितनी देर में गर्म होगा, ये पूछा है। तो पहली चीज तो आधी कॉइल जब करी तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, आधा हो गया। आधा हो गया। रेजिस्टेंस ρL/I होता है, यस लेंथ सर। आधी तो रेजिस्टेंस आधा हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा अगर, तो पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी सर। 2 गुना हो जाएगी। कितनी, 2 गुना हो जाएगी। पावर 2 गुना का मतलब क्या, कि ज्यादा तेजी से पानी गर्म होगा। यस सर। कितनी यस तेजी सर। से, पावर 2 गुना हो 2 गया टाइम। मतलब 2 टाइम, 2 डबल रेट से पानी गर्म होगा। तो पानी गर्म होने में जो समय होगा वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। बहुत सही है ना। मतलब क्वेश्चन ये आया कि एक हीटर है, उस हीटर की कॉइल थी, उस हीटर में पानी 1 घंटे में गर्म करा। अब उस हीटर की कॉइल को आधा कर दिया और आधी कॉइल यूज करी और पूछा पानी कितनी देर में गर्म होगा। तो आपने अभी अभी आंसर निकाला कि आधे टाइम में गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आधा हो गया। रेजिस्टेंस आधा होने से पावर डबल हो गई। पावर डबल होने से हीटर ज्यादा पावर दे रहा है, ज्यादा पावर दे रहा है तो सेम हीट अब आधे टाइम में हो जाएगी, इसलिए पानी आधे टाइम में गर्म हो जाएगा। तो आपने जैसे क्वेश्चन करा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने तो आसान दिया था कि आपको कॉइल आधी कर दी थी, वो तो आप इसको अलग अलग तरह से तोड़ सकते कॉइल को, समझे। क्या है बात, समझ में आई आपको? यस सर। क्या सभी बच्चे हीटर वाले क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर। यस सर। सभी बच्चे, यस सर। यस सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे यस हैं, सर। वेरी गुड। तो जितने भी हीटर के क्वेश्चन होंगे ना, सब में कॉन्सेप्ट ये लगाना है आपको, एवरी हीटर वर्क्स विद सम रेजिस्टेंस, एंड जो रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा है वो सोचिए आप, उस हिसाब से आपको पावर का चेंज मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि जो पानी को गर्म करने में टाइम लगा है वो पावर इंटू टी इक्वल टू हीट करके कर सकते हो। पानी को गर्म होने में जो हीट लगती है वो कांस्टेंट है अगर, तो पावर बढ़ने से टाइम आधा, ये याद रखना। ठीक है, इसमें बहुत गलतियां होती है, आप सोचते हैं पावर बढ़ने से टाइम भी बढ़ गया होगा, ये गलत हो जाता है। पावर बढ़ने से टाइम कम लगेगा, ये ध्यान रखना। चलिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैंने शायद 1 ही घंटा बोला था, 1 घंटा तो अपना हो चुका है। तो अपन एक काम करते हैं, आज ही यहीं रुकते हैं अपन। मुझे क्योंकि बच्चे भी मुझे कम दिख रहे क्लास में, तो मैं अगर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो उनके साथ बहुत अन्याय है। ठीक है, तो अपन यहीं रुके। सर ये इसको करंट के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, पावर हीटर करंट के की रिस्पेक्ट पावर। में देख बेटा, घरों में जो सप्लाई वोल्टेज होता है ना वो हर घर में सेम है। सप्लाई वोल्टेज फिक्स होता है घरों में, घरों में करंट सेम नहीं रहता, समझे।
समझे क्या बात? यस सर। आपको जो Yes, sir. पोटेंशियल मिलता है घरों में वो सेम होता है। तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज सेम है। अगर रेजिस्टेंस, आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ये कि मैं पावर को आई स्क्वायर आर से क्यों नहीं सोचूं। तो क्या करंट सेम होता है? आपको ये सोचना है कि दो जो सिचुएशन दी है उनमें सेम क्या होगा, उससे आपको क्लिक हो जाएगा क्वेश्चन क्या करना चाहिए। सर पर हम अगर तो दोनों बात तो एक ही घर की कर रहे हैं ना। तो एक घर में करंट थोड़ी पोटेंशियल सेम आता है। हर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट अपने हिसाब से घर अपने अपना कंज्यूम करते हैं। यस सर। यस सर। हर घर में क्या होता है, जो आपकी बाहर बिजली के पोल है ना, उससे ऐसे दो वायर जा रहे हैं। अब इन दोनों वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है करीब करीब 220 वोल्ट का। तो इनसे दो वायर तुम्हारे घर तक आ गए। अब तुम घर में इन दोनों वायर के बीच में लगा लेते हो अपना टीवी, फिर तुमने लगा लिया अपना फ्रिज, Am I audible? यस यस सर। वेरी गुड। तो इसके बाद है ना फ्रिज लगा लिया, टीवी के बाद जो भी चीजें वो ऐसे लगती जाती है। तो जितने भी घरों में अप्लायंसेस होते हैं ना वो सब लगे होते हैं पैरेलल। यस सर। वो सब इस तरह से पैरेलल, ठीक है। ये दो वायर हर अप्लायंस के लिए निकल जाते हैं। जैसे टीवी के लिए हो गया या फ्रिज के लिए हो गया, फिर और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है सब लग गए। कोई पंखा लग गया, कोई बल्ब लग गया, जैसे बल्ब लग गया, ठीक है। और आप चाहो तो इनमें स्विच लगा लेते हो। तो स्विच क्या करता है, जब बटन दबाओगे तो इक्विपमेंट चालू, बटन बंद करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो घर में हर चीज पैरेलल में जुड़ी रहती है। अब तुम जितने ज्यादा डिवाइस चालू करोगे उतना ज्यादा करंट आप कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ से करंट ज्यादा आ रहा है, समझे? यस सर। तो हर सप्लाई वोल्टेज है वो तो फिक्स है, करंट जो है वो बदलता है, समझे? यस सर। यस सर। यस सर। ना, और एवरीथिंग इन होम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, नॉट इन सीरीज। तो अब समझ सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने 20 को बाहर से क्यों सोचा, क्योंकि 20 सेम रहता है हमेशा। तो अब ओके। फिर आज अपन यही पूछते हैं। मैंने आज थोड़ा बहुत हीट वेट के कॉन्सेप्ट बताया आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताई। मुझे अभी भी बल्ब्स की पावर का कॉम्बिनेशन बताना बाकी है। बल्ब्स को सीरीज में जोड़ो, पैरेलल में जोड़ो तो क्या होता है पावर कॉम्बिनेशन, वो बताना बाकी है। तो वो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि बाकी बच्चे अभी नहीं है तो अपन अभी नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए मैं रोक रहा हूँ आज। अभी नेक्स्ट क्लास में अपन पहले बल्ब का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स उसके बाद फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाएंगे। तो मैंने बोला था आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ के रखना है, ठीक है? पढ़ के यस चलिए, यस ओके। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, sir. सर।